Welcome to my YouTube channel Brain Trainer। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर मोशन के बारे में। और मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ के अपने पढ़ाई में मोशन लाना है। ठीक है, देखिए मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो टर्म है वो है मोशन, और दूसरा जो टर्म है वो है रेस्ट। देखिए रेस्ट बोल रहा है ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। और मोशन को बोल रहा है कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज विथ टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आप कहीं पार्क में जाते हैं, कोई चेयर वहां पे होता है, आप आज गए वो चेयर वहीं पे था, कल गए वो चेयर वहीं पे था। यानी समय तो चेंज हो रहा है लेकिन उस चेयर के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चेयर जो है वो रेस्ट में है, वो बॉडी जो है रेस्ट में है। अब मोशन किसको बोलेंगे? सपोज कीजिए अभी हम यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, और कुछ देर बाद हम यहाँ पे खड़े हो गए, यानी जो हमारा बॉडी हुआ वो मोशन में ही हुआ, क्योंकि हमारा जो पोजीशन हुआ वो टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। वहीं इसका डिफिनीशन बोल रहा है। एग्जाम्पल में दिया है ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, मतलब कि अगर कोई किताब पुस्तक अगर पड़ा हुआ है टेबल पे तो क्या है? रेस्ट में है। तो उसके बाद सेकंड है ए बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया। मोशन में जो है ए फ्लाइंग बर्ड, जो चिड़िया उड़ रही है वो मोशन में है। ए बॉय प्लेइंग फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो भी क्या है? मोशन में है, क्योंकि फुटबॉल खेलने के क्रम में उसका पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक चीज गौर करना है, दिया हुआ है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। कौन? मोशन और रेस्ट। कैसे? देखिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। ए बॉडी में बी एट रेस्ट रिलेटिव टू वन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, इट मे बी इन द मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम। एग्जाम्पल देखिए, एक बॉडी जो है, एक बॉडी एक पर्सन के लिए हो सकता है वो रेस्ट में हो, और दूसरा पर्सन के लिए हो सकता है वो मोशन में हो। कैसे? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक जो पैसेंजर इसके इनसाइड है, ये मूविंग एक वैन है, इसके इनसाइड जो पैसेंजर बैठा हुआ है और जो पैसेंजर यहाँ पे है, तो ये इनसाइड पैसेंजर है, इसके लिए ये जो वैन है वो मोशन में नहीं है, लेकिन जो आउटसाइड से इसको देख रहा है उसके लिए वैन क्या है? मोशन में। तो एक ही चीज किसी के लिए मोशन में हो सकता है और किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे। देखिए उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? मोशंस ऑफ बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज: रेसिटिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तीन तरह पर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक है सर्कुलर मोशन, रेसिटिलिनियर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। अब ये तीनों क्या होता है? देखिए सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, अगर ये एक बॉडी है, इसको हम स्टेट पाथ में मूव कर रहे हैं, स्टेट पाथ में ये मोशन कर रहा है, ये आया रेसिटिलिनियर मोशन के कैटेगरी में। सपोज कीजिए ये किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ये आएगा सर्कुलर मोशन के कैटेगरी में। और ऑसिलेटरी मोशन वो बोलते हैं, जैसे पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो, मतलब कि आगे और पीछे अपना मूवमेंट एक फिक्स पोजीशन से करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। देखिए तीनों का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये है ऑसिलेटरी मोशन। आप लोग पेंडुलम के बारे में जानते होंगे कि पेंडुलम का एक फिक्स पोजीशन होता है, और इस पोजीशन से क्या करता है? ये इसका मीन पोजीशन है, यहाँ से ये इस साइड जाता है और फिर यहाँ से ये इस साइड जाता है, यानी इसका एक फिक्स पोजीशन है। उस पोजीशन से ये बॉडी मोशन में कर रहा है, तो ये हुआ ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा है लीनियर मोशन, ये जो है स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है, यानी ये जो मोशन हुआ ये हुआ लीनियर मोशन। और तीसरा जो है वो है सर्कुलर मोशन, यानी एक सर्कल में मोशन कर रहा है, इसलिए क्या हुआ? सर्कुलर मोशन। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सपोज कीजिए आपसे अगर कोई बोले
कि आपको चीनी खरीदने जाना है, यू हैव टू परचेज शुगर, देन यू नीड द क्वांटिटी। तो आपसे कोई बोलेगा कि 5 केजी चीनी लाना है आपको, 5 केजी चीनी लाना है, अब ऐसा तो बोलेगा नहीं कि 5 केजी नॉर्थ चीनी लाना है। तो दो टर्म होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude but not direction, and vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलेंगे जिन क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, क्वांटिटी हो, मतलब कि उसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी उसके पास बोलेंगे जिसके पास क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन हो। जैसे आपसे कोई बोले कि आपको एक पाथ कवर करना है 5 किलोमीटर, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो पाथ कवर करना है वो किस डायरेक्शन में करना है। यानी यहाँ पे आपको क्वांटिटी तो पता चला, क्वांटिटी के साथ साथ क्या पता चला, डायरेक्शन भी पता चला। तो जब आपको क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन पता चले तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कुछ एग्जाम्पल आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी, ए स्केलर इज ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, यानी इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। दूसरा ये है कि फॉर स्केलर्स नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर एप्लीकेबल। अगर इसका कोई भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो इसमें नॉर्मल रूल लगेगा अलजेब्रा का, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा एप्लीकेबल होगा। अब मन में आएगा कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है, तो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्केलर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटीज कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग के कारण हो सकता है और डायरेक्शन में भी चेंजिंग के कारण हो सकता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर विल ऑलवेज बी स्केलर क्वांटिटी। दो स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। उसके बाद हमारा है एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी आर मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी। टाइम हो गया, जैसे आपसे कोई समय पूछेगा, समय में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उसके बाद उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर का आपका दिया हुआ है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आपको किसी को अगर वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इस तरह से हम जाने कि आखिर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन। देखिए रिफरेंस पॉइंट और ओरिजिन ये किसको बोलते हैं। ए रिफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफरेंस पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर टू थ्रू मेनी रेफरेंस पॉइंट्स। एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट से डिनोट हो सकता है। ऑरिजिन, ऑरिजिन किसको बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, वो रेफरेंस पॉइंट जो कि यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए क्या, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल ए न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग शॉर्टली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माई हाउस। मतलब इसका ये हुआ कि एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, हमारे घर से। तो हमारा घर क्या हुआ, लोकेशन हुआ, और उसी को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे फिगर में बताने का हम प्रयास किए हैं। देखिए ये हुआ आपका रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट से इधर निगेटिव में है और इधर पॉजिटिव में है। इधर है स्कूल और इधर है शॉप। ये जो हुआ आपका डिस्टेंस हुआ। हालांकि डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ एंड ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस किसी भी चीज का क्या होता है, वो एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। अब देखिए जैसे सपोज कीजिए
सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए पॉइंट पे कोई पर्सन रह रहा है, यहाँ पे टेम्पल है, एक टेम्पल है, ठीक है, और यहाँ पे स्कूल है। अगर सपोज कीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस है 4 मीटर और यहाँ से इसका डिस्टेंस है 3 मीटर। तो अगर इसका डिस्टेंस का बात किया जाए तो एक्चुअल पाथ इसका क्या होगा, पहले वो ए से बी जाएगा। अगर उसको अपने ए पॉइंट से स्कूल जाना हो तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ए से जाएगा बी पे टेम्पल के पास, और उसके बाद क्या जाएगा, टेम्पल से जाएगा स्कूल के पास। यानी इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका होगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट उस पाथ को बोलते हैं जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से अगर कोई पाथ है तो ये इसका क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो बाई द हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 9 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी 25 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 5 मीटर। तो अगर डिस्टेंस का इस पर्सन का बात किया जाए तो इसका डिस्टेंस जो हुआ, डिस्टेंस हुआ इसका 7 मीटर, कितना हुआ 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ 5 मीटर। तो सिंपली हम लोग यही समझे कि अगर कोई भी 2 पॉइंट पे जाना है, अगर सपोज कीजिए कि हमको अगर घर से किसी दोस्त के पास जाना है तो बीच में हो सकता है कि किसी और दोस्त का घर आ जाए, ठीक, वहां से कोई और डायरेक्शन चेंज करना हो। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कुछ डायरेक्शन पे पहुंचते हैं, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल लेंथ हो वो होगा डिस्टेंस। इस तरह से डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस जो हुआ एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। डिस्प्लेसमेंट इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। समझ में आया? देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी हैव ए नेगेटिव वैल्यू इन रेक्टिलिनियर मोशन। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑरिजिन है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर किसी का घर है, होम है, ठीक, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट है। तो अगर इधर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, इधर अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इधर अगर ये कवर करेगा जो पाथ, ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव वैल्यू इन रेक्टिलिनियर मोशन। डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन ओनली ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। हाँ, किस केस में, आखिर किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। देखिए किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। तो सपोज कीजिए अगर ए से बी जाना है, अगर ए से बी किसी को जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और उसके पास एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसके पास बस एक स्ट्रेट यही पाथ है, दूसरा कोई पाथ नहीं है जो कि 7 मीटर का है, तो उसके लिए डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वही है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा, क्योंकि उसके पास एक सिंगल रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता जाने आने का नहीं है। जो पाथ कवर करना है उसी स्ट्रेट पाथ से कवर करना है। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ से कवर करे बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा कंडीशन ये दे रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी इज जीरो इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट पे आ गया। तो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया 7 मीटर और फिर बी से ए पॉइंट पे आया तो 7 मीटर, यानी डिस्टेंस तो इसका 7 × 7 कितना हुआ,
14 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का इसका बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। यही 3 केस दिया हुआ है। पहला है कि डिस्टेंस कैन हैव ए नेगेटिव वैल्यू इन द सिटीलिनियर मोशन। दूसरा है डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी क्या हो, स्ट्रेट पाथ में कवर करे बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए। और तीसरा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी इज 0 इफ द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी इज सेम। अब देखिए आपके मन में आएगा एक क्वेश्चन कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी उस पॉइंट को बोलेंगे, सपोज कीजिए अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, तो जहाँ जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट दैट पॉइंट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट, और जहाँ हम फाइनली रीच हुए वो क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच ए बॉडी इज रिलीज्ड और स्टार्टेड। फाइनल पोजीशन इज दैट व्हेन ए बॉडी स्टॉप और कवर्ड ए डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आखिर क्या है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा, देखिए सपोज कीजिए ये बच्चा है, यहाँ पे कोई ये बच्चा ए से चलना स्टार्ट किया। इसका इनिशियल पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। इनिशियल पॉइंट इसका ए ले रहे हैं, ठीक। और इसका फाइन ए से चला और फाइनल पॉइंट भी इसका ए ले रहे हैं, ठीक। ए से चला और ए पर पहुंच गया। तो इस केस में क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। यानी टोटल इसका डिस्टेंस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा, ए से ए का डिस्टेंस होगा 5 + 5 + 3 + 3, यानी 5 5 10 16 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का इसका बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है। हम बार बार बता रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों पॉइंट सेम हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, when body start from point A and by passing through the rectangular path ABCD and finally reach at point A, then distance equal to AB plus BC plus CD plus DA, यानी टोटल हो गया 16 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया कितना, 0। इस पे हमेशा ध्यान देना है क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। अब देखते हैं कि आखिर डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का, और ये जो होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये एक्चुअल लेंथ होता है और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये निगेटिव, इट कैन बी निगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी, ये मूविंग बॉडी के लिए निगेटिव हो सकता है, बट ये जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड। ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड होता है और ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद एक हमारा टर्म आया ओडोमीटर। आखिर ओडोमीटर किसको बोलते हैं, देखिए ओडोमीटर क्या होता है। An odometer or odograph is an instrument using for measuring the distance traveled by a vehicle। जब हम लोग डिस्टेंस किसी ट्रेवल पता करना चाहते हैं कि आखिर कोई, मान लीजिए कार कोई स्टार्ट हुआ, ठीक, तो 10 मिनट में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल तो किया, तो वो डिस्टेंस मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर, जिसको आप लोग वैन में देखे भी होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, मतलब कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक यहाँ पे स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर मतलब कि चारों तरफ से चारों साइड इक्वल है। इसका जो है वन साइड जो है 10 मीटर है, ए बी सी और डी। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। टी जो है इसका 40 सेकेंड है, और एक बार कंप्लीट करने में, यानी
ए से तक पहुंचने में इसको कितना हो गया 40 मीटर। 40 मीटर ये जा रहा है 40 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ध्यान देना है क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो इसको इसके पास टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स 20 सेकंड, यानी 2 मिनट्स का इक्वल टू कितना 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 प्लस 20 सेकंड यानी 140 सेकंड। अब क्या करेंगे 140 में 40 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये 3 टाइम्स कंप्लीट करेगा और इसके पास कितना बचेगा समय, इसके पास टाइम जो बचेगा वो बचेगा 20 सेकेंड। तो जब 40 सेकेंड में 40 मीटर कंप्लीट कर रहा है तो 20 सेकेंड में कितना कंप्लीट करेगा 20 मीटर। यानी ये जो होगा अगर ए से चलना स्टार्ट करेगा तो ये कहाँ पहुंचा रहेगा, ये पहुंचेगा सी में। सी जो हुआ इसका क्या हुआ डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का अब हमको निकालना है। लेकिन देखिए अब हमको क्या करना है, अगर ये 10 है और ये भी 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 100 यानी 200। तो हो जाएगा 200 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा आपका 10√2 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होगा 10√2 मीटर। अब देखिए ये था न्यूमेरिकल, ऐसा ही न्यूमेरिकल आप लोगों को बनाते रहना है और दिक्कत हो तो हमारे हेल्प नंबर पे भेजना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड किसको बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग गाड़ी चलाता है कोई व्यक्ति या कोई भी ट्रैवलिंग करता है तो जिस चीज़ से ट्रैवलिंग करता है या कोई रनिंग करता है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है। तो स्पीड कैसे निकलता है, किसका स्पीड ज़्यादा होता है किसका स्पीड कम होता है। जो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे उसका स्पीड ज़्यादा है, जो ज़्यादा समय में कम डिस्टेंस कवर करे उसका स्पीड कम है। तो देखिए स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब कि जो रेट किस रेट में हमारा पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, किस रेट में चेंज हो रहा है वही क्या होगा, वही होगा स्पीड। इसको डिनोट करते हैं v से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाई s। और जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं s से। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस निकालना रहेगा अगर तो क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम, और टाइम अगर निकालना रहेगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड। ये तीनों फार्मूला याद कर लेना है, ये तीनों फार्मूला बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इस चैप्टर में यूज में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, टू चेंज किलोमीटर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड ऑलवेज मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू विथ 5/18 फॉर एग्जाम्पल। देखिए अगर कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है कि कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसका सिंपली फॉर्मूला ये है कि आपको जितना किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे x में 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना था तो क्या किया है 36 × 5/18 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे की वजह को समझिए। देखिए देखिए इसके पीछे वजह ये है, 1 किलोमीटर अगर पर आवर कोई जा रहा है 1 किलोमीटर पर आवर यानी क्या है 1000 मीटर जा रहा है कितना मिनट में 60 मिनट में। अगर सेकंड की बात करेंगे तो 60 × 60 सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 यानी 6 3 जा 18 और 5। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 किलोमीटर पर आवर जब चेंज करना रहता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और वहीं अगर 1 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे 18/18
5 से, यानी 3.6 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। तो देखिए आपको ये एक अच्छा फॉर्मूला पता हुआ कि जब भी चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर को, क्वेश्चन में क्या होता है कि दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उसको आपको चेंज करके किस में लिखना होता है, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले उसको चेंज करके आपको मीटर पर सेकंड में लिखना है, उसके बाद ही उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज द टोटल पाथ, ये क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल, यहाँ पर स्पेलिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, खुद से टाइप किया हुआ नोट से इसीलिए एरर हो गया है। बाई एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन फॉर द मोशन। देखिए टोटल कितना मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया, उसको अगर डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये हुआ कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में उसका क्या स्पीड है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए दो टर्म है, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए 8 बजे कोई गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ 8 AM पे, ठीक है, 8:10 पहुंचते पहुंचते उसका जो स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर था। 8:20 से 8:30 तक उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। 8:30 से उसका स्पीड था 8:40 तक 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है कि सारे इंटरवल में उसका जो स्पीड है अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तीनों स्पीड को ऐड करके और टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टेबल बाई टोटल टाइम इंटरवल। देखिए जैसे ये 0 है, यहाँ से हुआ 8 मीटर, फिर हुआ 16 मीटर। देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म जो है, हाँ एक है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका स्पीड कितना है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए हमारा एक टर्म है स्पीडोमीटर, एक हम पढ़े तो ओडोमीटर। क्या पढ़े थे, ओडोमीटर। ओडोमीटर किस चीज को मेजर कर रहा था, डिस्टेंस टेबल को। किसको मेजर कर रहा था, डिस्टेंस को। और स्पीडोमीटर जो है वो किसको मेजर करेगा, स्पीड को। देखिए बाइक में, कार में, बहुत सारे जगह पे आप लोग देखे होंगे कि ऐसा वहां पे एक मीटर होता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है इसको स्पीड मीटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है और डिस्प्ले करता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल। ये किसको डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल। मतलब सपोज कीजिए कभी ये 0 पे रहता है, कभी ये 60 पे रहता है, कभी ये 80 पे रहता है, कभी 40 पे रहता है। मतलब कि जैसा आप स्पीड में जाएंगे उसको ये डिनोट करेगा। स्पीड को डिनोट करने का मतलब क्या हुआ कि कितना टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, किस रेट से आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। देखिए वी आल्सो नो दैट द स्पीडोमीटर यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड ऑल द व्हीकल इंडिकेट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हाँ स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में इंडिकेट किया रहता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाते समय किस में बनाएंगे, मीटर पर सेकंड में। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन बनाना है तो किस में बनाना है, मीटर पर सेकंड में। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? तो एवरेज स्पीड क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये हो गया मीटर में, ये हो गया 2 + 2, ये हो गया, नहीं ये 4 है, 4 + 2 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 16 16 32 426 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो गया, एवरेज स्पीड। ऐसे आप लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल जो है ट्राई करना है एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन बना जाना है, एनसीईआरटी बुक सबसे अच्छा बुक है, पहले उसको कवर करना है। और ये नोट्स आपके लिए तो हेल्पफुल है ही, और मोशन चैप्टर पढ़ के
मोशन ला देना है, एकदम पूरा मोशन आ जाना चाहिए पढ़ाई में। देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पर डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल displacement in equal interval of time, then it is called uniform velocity. When an object covers unequal or different distance in equal intervals of time, then it is referred to as non-uniform. देखिए अगर सपोज कीजिए ये वैन था, ठीक, ये पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ, ये 1 किलोमीटर कवर करने में 1 मिनट लगाया, ठीक। नेक्स्ट 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में कितना ही कवर किया? 1 किलोमीटर। और नेक्स्ट 1 मिनट में भी कितना कवर किया? 1 किलोमीटर। मतलब इसका जो टाइम इंटरवल है वो भी 1 मिनट का है और डिस्टेंस भी हमेशा क्या है? 1 किलोमीटर ही है। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ। लेकिन सेकेंड केस अगर हम देखेंगे, सेकेंड केस देखते हैं कि सेकेंड केस ये है कि टाइम तो वही है, टाइम इसका है, सपोज कीजिए टाइम था 1 मिनट, ठीक, यहाँ पर भी 1 मिनट, ठीक, यहाँ पर भी 1 मिनट, लेकिन पहला में ये 1 किलोमीटर कर रहा है, दूसरा में 2 किलोमीटर कर रहा है, तीसरा मिनट में 1 किलोमीटर कर रहा है। तो टाइम इंटरवल तो इसका सेम है लेकिन डिस्टेंस इसका सेम नहीं है। यानी फर्स्ट मिनट में कितना किया? 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड में 2 किलोमीटर और थर्ड में 1 किलोमीटर। यानी इसका जो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इस टर्म को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। एक हमारे पास है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन एन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर अनइक्वल करेगा डिस्टेंस कवर किस टाइम में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए स्पीड, एक टर्म आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको बोलेंगे? समझ में आया आप लोगों को? फिर से बता देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ कि इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time, then that body is said to be in the non-uniform motion. उसके बाद हमारा जो टर्म है वो है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होता है? अगर कोई स्पीड स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ है, अगर कोई भी स्पीड स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी भी जो हुआ क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए कैसे? The rate of change of the position or displacement of an object with time is called velocity of that object. Velocity is the vector quantity. Velocity जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी, द बॉडी इज सेड टू बिहेव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है। नोट, फॉर ए बॉडी टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्शन शुड रिमेन द सेम। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए क्या क्या चाहिए? उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। This means that the body should travel in a straight line and it should not reverse its direction. देखिए इस लाइन पर ध्यान देना है। बोल रहा है कि उसमें जो डायरेक्शन होना चाहिए उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन में चेंजिंग कब नहीं होगा? जब वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में कवर करेगा तब नहीं होगा। आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए? वेलोसिटी का रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इन सच ए केस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी उस केस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होगा। क्योंकि आपको पहले भी हम बताए थे, क्या बताए थे ये कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में, कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में कवर कर रहा है कोई भी डिस्टेंस बिना कोई
डायरेक्शन को रिवर्स किए हुए थे, यानी उसका डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए उसके बाद दिया हुआ है if a body is not moving with constant velocity then it is said to have a variable velocity or non-uniform velocity. A body has variable velocity when देखिए वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जो यूनिफॉर्म ना हो यानी नॉन यूनिफॉर्म हो। देखिए पहला कंडीशन ये है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। पहला कंडीशन ये है कि वेरिएबल वेलोसिटी का कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन सेम रहे। दूसरा कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड ना चेंज हो लेकिन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज लेकिन डायरेक्शन उसका क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तीसरा कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। देखिए अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी है स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म तरीके से वो कवर कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर उसके वेलोसिटी में या स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि वो अपना स्पीड चेंज कर दे तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज कर दे तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। इट इज इक्वल ओनली व्हेन ए बॉडी, कब होता है, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इन डायरेक्शन। ये तब होता है कि जब एक केस में क्या होता है कि अगर बॉडी जो है वो रेसिटिलिनियर मोशन में, मतलब कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है बिना मोशन को चेंज, मतलब बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का। और बाकी केसेज में क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, मतलब 1 से ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। पहला टर्म है स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हुआ आपका, स्पीड हुआ। डिस्टेंस बाय टाइम क्या हुआ, स्पीड हुआ। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपका जो हुआ वो वेलोसिटी हुआ। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए क्या है, इसका रिजल्टेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट क्या आया है, वेक्टर क्वांटिटी आया है। मूविंग बॉडी के एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है मूविंग बॉडी का, जीरो हो सकता है। स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी आल्सो नेगेटिव। स्पीड इंडिकेट्स हाउ फास्ट ए बॉडी मूव। स्पीड ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। और वेलोसिटी ये इंडिकेट करता है कि किसी डिफिनिट डायरेक्शन में कोई बॉडी कितना स्पीड में मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, वो कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टॉपिक पढ़ के अपने पढ़ाई में एक्सेलरेशन लाना है, क्योंकि तुरंत आएगा क्लास 10। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। सपोज कीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई कार है, ठीक, यहाँ से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। जब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गया 1 मिनट तक या 1 सेकंड तक, ठीक। दूसरा सेकंड में क्या हुआ, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड में क्या हुआ, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अब देखा जाए तो इसका स्पीड में क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा है, टाइम के साथ चेंजिंग हो रहा है। एक जगह पॉजिटिव हुआ है इसके कंपेयर में, लेकिन इसके कंपेयर में क्या हो गया है, ये निगेटिव हो गया है। यानी एक्सेलरेशन भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव को बोलते हैं रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव वाला को बोलते हैं एक्सेलरेशन।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है, अगर ये पहला मिनट पे 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक, दूसरा मिनट में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तीसरा मिनट में 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी क्या हो रहा है, इसका टाइम इंटरवल 1 मिनट है और इसका स्पीड बढ़ने का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इफ ए बॉडी इंक्रीज इट्स इक्वल स्पीड, इक्वल रेट ऑफ स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है कि अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी क्या हुआ, दूसरा केस ये हुआ, फर्स्ट मिनट पे ये क्या हुआ कि 10 से जो था 20 हो गया फर्स्ट मिनट पे, सेकेंड मिनट पे क्या हुआ, फर्स्ट मिनट के बाद सेकेंड मिनट पे 10 से 20 हुआ, 20 से 25 हो गया, फिर 25 से 30 हो गया थर्ड पे और फोर्थ पे। तो एक्सेलरेशन तो इसमें भी हो रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। जब इक्वल अमाउंट में एक्सेलरेशन ना हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसी को बोलेंगे व्हेन ए बॉडी चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि अनइक्वल अमाउंट में करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, v से हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था। v से बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, सॉरी v से बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u से बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और t से जो होता है उसका टाइम टेकन। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है किसी बॉडी का तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा v माइनस क्यू बाई टी। देखिए यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, तो उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। सपोज कीजिए अगर एक कार थी, ठीक, कार था, यहाँ पे था, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें इंक्रीज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस वाले केस में कार जो है स्लो डाउन हो रहा है और इस केस में क्या हो रहा है, कार जो है अप हो रहा है। तो जिसमें अप हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि विथ टाइम क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है। विथ टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें विथ टाइम क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो ये जो हुआ आपका, ये कार जो है निगेटिव एक्सेलरेशन में है और ये जो है किसमें है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। यही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताया थे v माइनस यू बाई टी। अब देखिए इन सब सारी चीजों से क्या क्या कंक्लूजन हमको मिलता है। देखिए कंक्लूजन, इसके बाद हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, मोशन का जो टॉपिक छूटा था जिसको कवर करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियोज में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब v माइनस यू बाई टी। इससे ये पता चलता है कि अगर सपोज कीजिए v जो है, v अगर u से ग्रेटर है, v जो है u से ग्रेटर है, यानी फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। अगर सपोज कीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से कोई जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी यू उसका जो हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी 10 से जो 20 हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। दूसरा चीज ये है कि अगर v जो है स्मॉलर है u से तो a क्या होगा, निगेटिव होगा। अब सपोज कीजिए कोई 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था,
और वो कुछ टाइम के बाद 10 किलोमीटर पर आवर के में चला गया, यानी उसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तीसरा कंक्लूजन ये है कि v अगर u का इक्वल है तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा था, कुछ टाइम बाद v कितना है फाइनल तक 10 किलोमीटर पर आवर नहीं है, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल है। 3 केस पढ़े, एक केस ये है कि अगर v जो है u से बड़ा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, u जो है v से बड़ा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, और u अगर v के इक्वल है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो देखिए यहाँ पर दो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस दोनों न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल बनाते रहना है। देखिए पहला न्यूमेरिकल ये है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले देखना है कि गिवन में क्या है और फाइंड क्या करना है। अगर आपको दो चीज पता लग जाएगा कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। डिक्रीज किया है कितना से, 18 से 60, यानी इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि स्पीड इसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब देखिए इसका u जो है वो कितना है, u आपका है 80 और v कितना है 60 और t कितना है 5 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन v और u किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर से सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में दोनों को चेंज करके जो v का वैल्यू आएगा v का रख देंगे, जो u का आएगा वो u का रख देंगे, और उसको t से डिवाइड दे देंगे, हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इसमें से जो एक्सेलरेशन हुआ कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, यानी स्टार्ट हो रहा है, इसमें गिवन क्या है, स्टार्ट हो रहा है, यानी उसका u जो कितना है 0 है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पोजीशन पे है। और स्पीड कितना का अटेन कर ले रहा है, 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये जो आपका वैल्यू है किसका वैल्यू है, v का वैल्यू है, और t कितना है 10 मिनट्स। 10 मिनट को किस में चेंज कर देंगे, सेकेंड में, यानी 600 सेकेंड। और एक्सेलरेशन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, v का वैल्यू लिख देंगे, उसमें से u को सब्ट्रैक्ट करेंगे और t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेस्ट पोजीशन से एक्सेलरेट कर रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अटेंड कर रहा है कितना मिनट्स में, 10 मिनट्स में। देखिए यहाँ पर हम लोग इस न्यूमेरिकल के थ्रू भी दो चीज जाने, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। जो एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, और जो पॉजिटिव हुआ उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि आखिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मोशन का। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सबसे पहले दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम से हमको पता क्या चलता है, पहले ये देखिए डिस्टेंस और टाइम क्या बताता है, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ यही हमको बताएगा। सो हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम, मतलब कि एक फिक्स टाइम में, दिए हुए समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कौन बताएगा, वो बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप कहीं पे भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब उससे आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी भी दिए हुए टाइम में। इट इज सिंपल लाइन ग्राफ दैट डिनोट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम फाइंडिंग्स ऑन द ग्राफ। डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस जो है उसको किस पे प्लॉटेड करते हैं, वाई एक्सिस पे। तो टाइम को किस पे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे, इस पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए द स्लोप ऑफ अ लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, बॉडी बताएगा, बॉडी का क्या देगा, स्पीड बताएगा कि आखिर वो बॉडी जो है उसका स्पीड कितना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है,
और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। इन सारे को हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या है। देखिए पहला जो है, इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन ए पोजीशन टाइम ग्राफ देन बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। पहला जो है, ये जो डिस्टेंस का लाइन है ये टाइम के लाइन से क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम तो इसका, अगर सपोज कीजिए ये 0 था, ये 1 सेकेंड हुआ, ये 2 सेकेंड हुआ, ये 3 सेकेंड हुआ, ये 4 सेकेंड हुआ, ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, ये 3 मीटर हुआ। 0 पर भी ये कहाँ पे था, 3 मीटर पे ही था। 1 पर भी कहाँ है, 3 मीटर पे ही है। 2 पर भी कहाँ है, 3 मीटर पे है। 3 पर भी कितना है, 3 मीटर है। 4 पे भी 4 मीटर। मतलब कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ इस बॉडी का कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। यानी ये बॉडी किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन है। उस बॉडी में किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं है। दूसरा केस ये है कि if we get a straight line inclined to time axis in a distance time graph then body is moving with a constant speed। देखिए अगर सपोज कीजिए कि ये दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड का। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। यानी अगर सपोज कीजिए 1 सेकेंड था, ठीक, यहाँ पर है 0, ये है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अगर ये हो गया 1 2 3 4, यानी अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, दूसरा सेकेंड में भी कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर। यानी दोनों मिलाकर कितना हुआ, 2 मीटर। तीसरा में कितना हो जाएगा टोटल, 3 मीटर। तो फोर्थ सेकेंड में कितना होगा, 4 मीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड के साथ है। उसके बाद है नेक्स्ट कंक्लूजन, इफ यू गेट अ कर्व लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ देन द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। बॉडी क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेट हो रहा है। देखिए ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या हो रहा है, स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ऐसा ग्राफ देके एग्जाम में पूछ सकता है कि इस ग्राफ से आपको क्या कंक्लूजन पता लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्राफ देखकर आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा ग्राफ देता है तो बॉडी रेस्ट में है, ये ग्राफ देता है तो यूनिफॉर्म मोशन में, ये ग्राफ देता है तो इंक्रीज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म से, और ये देता है तो नॉन यूनिफॉर्म से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी स्पीड बॉडी का पता कर सकते हैं। ग्राफ के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ बॉडी पर फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो था ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे थे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो इसका स्लोप होगा वो ये बताएगा कि जो बॉडी है वो कितने, उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, किस रेट पे एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट उसका 0 है या निगेटिव है या पॉजिटिव है। इसके लिए यहाँ पर जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक्स एक्सिस पे और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे। देखिए पहला जो केस है, पहला केस में इसका कांस्टेंट स्पीड है, मतलब कि 1 सेकेंड पर भी इसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पर भी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पर भी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पर भी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ अपना बॉडी मूव कर रहा है। दूसरा ये है कि इसका जो फर्स्ट सेकेंड था, अब फर्स्ट सेकेंड में इसका जो स्पीड है, सपोज कीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 में कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। 3 में 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। 4 में 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी हर सेकेंड में इसका स्पीड कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी इसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तीसरा केस ये है कि यहाँ से यहाँ तक तो बॉडी एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद ये बॉडी क्या हो गया है, रिटार्डेट कर गया है। चौथा कंडीशन ये है कि 0 सेकेंड पे जो था
वो 8 मीटर पर सेकेंड में था। 1 पे आया 6 पे, 2 पे आ गया 4 पे, 3 पे आ गया 2 पे, यानी 4 पे आ गया 0 पे। 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये स्टार्ट किया था चलना। इसका यू है 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका भी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसमें यू जो था वो था 0 मीटर पर सेकेंड और भी कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेट कर रहा है, ये जो है कांस्टेंट है। और ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब कि 2 सेकेंड तक बॉडी जो है वो एक्सेलरेट किया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है, और उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम ग्राफ के हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि हाँ, अगर कहीं पर स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हो तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस बॉडी का जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन इसका ये है कि इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल किसका टाइम एक्सिस का, तो वो जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। दूसरा ये है कि इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल पर इंक्लाइंड है टू टाइम एक्सिस के कंपेयर में इन ए स्पीड टाइम ग्राफ, देन द बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है। तीसरा ये है कि इफ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन इन स्पीड टाइम ग्राफ सच दैट द स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो उसका जो बॉडी है वो कांस्टेंट रिटार्डेट कर रहा है, जो कि ये केस है, इसमें क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक हम लोग 2 टॉपिक पढ़े ग्राफ में, एक पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक पढ़े स्पीड टाइम ग्राफ, और अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, देखिए देखिए इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। देखिए टाइम देख लो तो कितना पे स्टार्ट कर उतना देर काटे के पड़ी नो, लिख लो टाइम खाली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी यही बताएगा कि कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेट पॉजिटिव कर रहा है या निगेटिव कर रहा है, या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है पाथ को ट्रेवल कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी का डिनोट करने वाला जो लाइन है अगर टाइम का पैरेलल आ जाएगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अगर एक्यूट एंगल बना के यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ तो ये एक्सेलरेट करेगा, और अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या होगा रिटार्डेट करेगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, दोनों क्या दे रहा है एक्सेलरेशन बता रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर 0 है। अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, जो क्या हो एक सर्कल में पाथ को ट्रेवल करे उसको क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मतलब कि जो एक क्या हो सर्कल में पास करे, तो सर्कल में जब वो ट्रेवल को पास कर रहा है तो क्या हो रहा है उसका जो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है इस सर्कल में अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब उसके स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कल के पाथ को ट्रेवल कर रहा है, then that body is said to be in the uniform circular motion. If the radius of the circular path is r, then in one round the distance traveled by the body is equal to circumference of the circle 2 pi r. क्या होगा
कि अगर इसका रेडियस जो है वो कितना हो, r हो, तो इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। यानी अगर 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, 2 पाई r। तो अगर इसका वेलोसिटी निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो क्या करेंगे, 2 पाई r बाई टी। यानी डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको किससे डिवाइड देंगे, टाइम से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी। उसके बाद एक टर्म जो था छूट गया था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलेंगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, चेंजिंग इन स्पीड वाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन अगर उसके स्पीड में चेंजिंग आ गया तो उसके कारण भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी चला जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि चेंजिंग इट्स स्पीड, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वाइल मूविंग विद द सेम स्पीड। स्पीड तो इसका इनिशियल से फाइनल तक सेम था, लेकिन क्या हो रहा था, स्पीड में चेंजिंग नहीं कर रहा था, लेकिन चेंजिंग किस में कर दिया, ये चेंजिंग कर दिया आपने डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें भी चेंजिंग हो जाएगा, जिसके कारण किस में चला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तीसरा ये है कि ये स्पीड भी चेंज कर दे और डायरेक्शन भी चेंज कर दे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को एनसीईआरटी के बुक से सारा क्वेश्चन बनाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। धन्यवाद।